देयर वर 3 एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें से हमने 2 तो कर लिए थे। क्या? एक था फॉर्जरी। सर, पेपर्स में यदि चेंजेस किए गए हैं तो अब उसमें तो कंपनी भी प्रॉब्लम में, कंपनी के साथ में भी धोखा हुआ है और आपके साथ में भी धोखा हुआ है। तो सर वहां पर आउटसाइडर ये नहीं बोल सकता कि मुझे फर्जी शेयर सर्टिफिकेट इस कंपनी के सेक्रेटरी ने इशू कर दिए, फर्जी सील लगा के, फर्जी साइन करके। ठीक है, तो मैं तो ये मान के चल सकता हूँ कंपनी के क्लोज डोर्स में सब कुछ सही हुआ होगा, इसलिए इस फर्जी सर्टिफिकेट को भी सही बनाया जाए। नहीं, फॉर्जरी का केस है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता आउटसाइडर। केस का नाम क्या था? रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड केस का नाम था, जिसमें ये एग्जैक्टली ये शेयर और फर्जी शेयर सर्टिफिकेट वाली बात आई थी। ठीक है सर। पहला अपन ने किया था कि सर एक्चुअल ऑब्लिक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। एक्चुअल ऑब्लिक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सर वैसे तो आउटसाइडर ये बोल सकता है कंपनी ने अंदर सारा काम जो भी किया है वो सही से किया होगा, मैं ये मान के चल सकता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक पार्लेंस में तो इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। ठीक है, पर सर यदि इसको पता पड़ जाए एक्चुअल में अंदर कोई इरेगुलरिटी है, वो काम हुआ ही नहीं है जो जिस तरीके से होना चाहिए था, तो क्या अब इसको बोलना चाहिए नहीं नहीं मैं तो मान के चलता हूँ अंदर सब कुछ सही हुआ होगा? ना 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 ना, ऐसा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी हो गई, या फिर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। हम ये मान के चल सकते हैं कि तुमको नॉलेज होगी इरेगुलरिटी की। क्यों? कंपनी को जब उधार पे पैसे की जरूरत पड़ती थी तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि पहले एक रेजोल्यूशन पास करके फ्री करना है। कंपनी के डायरेक्टर्स खुद कंपनी को पर्सनल कैपेसिटी में उधार दे रहे हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स यदि खुद कंपनी को पर्सनल कैपेसिटी में उधार दे रहे हैं, तो क्या उनको पता होगा नहीं होगा कि अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ है? यार बिल्कुल पता होगा। डायरेक्टर्स को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो हम ये मान के चल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी थी उनके पास में। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिवली हम मान के चल सकते हैं कि उनको थी नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। दे कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे क्या हुआ है हमको क्या पता। ठीक है, इस बारे में अपन ने केस लॉस पढ़े थे। एक तो ये अपने एक्चुअल, एक तो मॉरिस वर्सेस केनेसिन, और एक मेन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दर्श जैन क्या हो गया? सर इसमें फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आ जाएगा क्या, कि कंपनी और मेंबर कुछ अलग अलग नहीं है? नहीं, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्यों आएगा भाई? क्योंकि कंपनी को सर उधार क्योंकि तो, सर क्योंकि वो दो जगह से बता रहे हैं ना कि डायरेक्टर्स को तो पता ही नहीं है, बट उन्हें पता है वैसे। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग मानने से मना करते हैं। दैट इज व्हाट इज लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर। जब कंपनी मेंबर्स जो है वो इसके नाम पे धोखा करने की कोशिश करें, तो फिर कंपनी और इसको अलग अलग मानने से मना कर देते हैं। बोले कंपनी ने काम किया ऐसा बोल के मत फंसाओ कि कंपनी से वसूल लो। भैया करने वाले तो आप ही थे ना, इसलिए। तो फिर वो तो कंपनी और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं दर्श, कि कंपनी ने उधार डायरेक्टर से लिया, डायरेक्टर को तो अंदर की बातें पता होती तो वो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा ले सकता है? नहीं सर। ठीक है, इसमें कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देने वाली बात कहां पर आ गई? ठीक है, समझ में आया या बस ऐसे ही हाँ हिला रहा है, गर्दन हिला रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। अब अपने को इसमें तीसरा पॉइंट करना बाकी है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। सर कोई ऐसे कारण है, ऐसी सिचुएशन है जहां पर एज एन आउटसाइडर आपको शक होना चाहिए था, लेकिन आप तो नेग्लिजेंटली बिहेव कर गए कि यार अपने पास तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, अपन मान के चल सकते हैं कि सब कुछ सही हुआ होगा। तो क्या ये आपको बेनिफिट करेगी? क्या आप इस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा ले सकते हैं? नहीं सर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उन लोगों को फेवर नहीं करती है जो नेग्लिजेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, उन उसको करना चाहिए था ना कि यदि शक हो रहा है, इरेगुलरिटी का सस्पिशन हो रहा है, तो थोड़ा चेक करें। ये थोड़ी ना बोल दे कि अपने पास तो इंडोर मैनेजमेंट है, अपने को बिल्कुल ही नहीं चेक करने की जरूरत है।
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को मैंने आपको बताया। और क्या बोलते हैं कि सर टर्कवेंट रूल भी बोलते हैं, एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि केस का नाम कौन सा था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट एस्टेब्लिश हुआ? केस का नाम क्या था? जिया जैन। हाँ सर। केस का नाम कौन सा था जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या टर्कवेंट रूल एस्टेब्लिश हुआ था? वो कौन सा था केस का नाम? एक तो जो वीडियो ऑन नहीं किए हैं वो कर ले। मैं द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। यस, एब्सोल्युटली राइट, शी इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। 10 जन ऐसे देख रहा है जैसे कि पता नहीं कोई नई बात कर दी हो हमने। ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। बेटा ये तब होता है जब रिवीजन करके नोट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अब सर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में मैं आपको एक केस कराता हूं, फिर अपन इसको पढ़ते हैं। आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। दिनशॉ केस दो जगह पे आ चुका है। दिनशॉ नाम जो है ना केसेस में दो जगह आ चुका है। पहले दिनशॉ नाम का केस कहाँ पढ़ा है अपन ने, और उसका नाम क्या है? पहले दिनशॉ नाम से एक केस और पढ़ा हुआ है अपन ने, जज शाह। सर वो टैक्स वाला केस ना? बिल्कुल टैक्स वाला केस है। कविश, जज शाह, खुशबू, वीडियो ऑन करो। श्रेया कर्नावट, वीडियो ऑन करो। टैक्स वाला केस है। क्या बोलता है 10 जन? वो केस ने क्या बोला था? उस केस का नाम था दिनशॉ मानिक जी पेटिट केस। दिनशॉ मानिक जी पेटिट केस कि यदि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को केवल टैक्स इवेजन के लिए काम में लिया जा रहा है तो फिर हम कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर सकते हैं। दिनशॉ मानिक जी ने क्या किया था? 5 अलग अलग कंपनी खोल के अपने सारे शेयर्स और डिवेंचर्स उसमें ट्रांसफर करके उनसे प्रिटेंडेड लोन ले लिया था जो वापस कभी चुकाना ही नहीं था, और इन पांचों कंपनीज में और कुछ काम ही नहीं होता था। तो फिर इन कंपनी और इनको सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर दिया और एक ही मान के टैक्स लगा दिया। दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस। अब सेकंड केस आ रहा है आनंद बिहारी लाल केस वर्स, या इसको आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी भी बोलते हैं। देखो, अब एक दिन मिस्टर आनंद बिहारी लाल कहां पर गए? एक दिन मिस्टर आनंद बिहारी लाल गए एक कोई कंपनी के ऑफिस में, उस कंपनी के नाम की जमीन उससे खरीदने। ठीक है सर, वहां पर कंपनी के अकाउंटेंट साहब बैठे थे। अकाउंटेंट साहब ने बोला, हाँ हाँ आप कंपनी की जमीन खरीदने आए हैं, इस कंपनी की जमीन बेचने की अथॉरिटी मेरे पास में है। अकाउंटेंट क्लेम कर रहा है किसी कंपनी का कि इस कंपनी की जमीन बेचने के राइट्स मेरे पास में है। सर सस्पिशन या शक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी है। क्या यार डायरेक्टर के पास में होगी, या सीईओ के पास में होगी, या सीएफओ के पास में होगी, ये तो समझ में आता है। अकाउंटेंट कैसे बोल रहा है कि मैं इस कंपनी की जमीन बेच सकता हूं? अच्छा, तुमको सस्पिशन होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, तुमको शक को के बिना पे चीजों को पुख्ता करने के लिए इससे डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए थे। किससे? अकाउंटेंट से। अच्छा, तेरे पास में कंपनी ने तेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसकी जमीन बेचने की, ला दिखा। तो फिर ऐसे करने पे शक दूर हो जाता ना, सच में दी होती या नहीं दी होती पावर अकाउंटेंट को अपनी जमीन बेचने की कंपनी ने, तो पावर ऑफ अटॉर्नी देख लेता तो इट वुड हैव बीन, फिर कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं थी। पर सर ये तो नेग्लिजेंटली बिहेव कर गए आनंद बिहारी लाल जी की। हाँ कंपनी के अंदरूनी मामला है, कोई पब्लिक पार्लेंस में तो आया नहीं है, तो मेरे को देखने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने आप जमीन अपने नाम रजिस्टर करा लेता हूँ खरीद के। ठीक है सर, इन्होंने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है और सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी होना चाहिए था और उनको उस पर एक्ट करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हैं। आनंद बिहारी लाल केस। ठीक है, एक ह्यूटन एंड कंपनी नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड का और केस है कि सर क्या केस है? दो अलग अलग कंपनीज हैं, दो अलग अलग कंपनीज हैं, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2। हमारा दर्श जैन दोनों में डायरेक्टर है। कि सर एक आदमी दो कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? हाँ सर हो सकता है ना, क्या ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर दर्श जैन कंपनी नंबर 1 में भी डायरेक्टर है और कंपनी नंबर 2 में भी डायरेक्टर है। ओके सर,
कंपनी नंबर 1 को कुछ लोगों को पैसा उधार लिया हुआ था, वो चुकाना था, पर कंपनी नंबर 1 के पास में पैसे नहीं थे। सर मिस्टर एक्स को कंपनी नंबर 1 को पैसे चुकाने थे। दर्ज जैन एज अ डायरेक्टर बोला, देख मैं कंपनी नंबर 1 में भी डायरेक्टर हूँ और कंपनी नंबर 2 में भी डायरेक्टर हूँ, तो तेरे को पैसा यहाँ, तेरे को तो पैसे से मतलब है ना, मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से तेरे को तेरा पैसा रिटर्न करवा दूंगा। अरे ये कोई मतलब कोई हलवा पूड़ी का भेल बनाने का गेम चल रहा है क्या, कि यहाँ से नहीं और यहाँ से दिला दूंगा क्योंकि मैं दोनों में डायरेक्टर हूँ? अरे इसको शक होना चाहिए, ये क्या इरेगुलरिटी चल रही, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, इसको जो पैसा चुकाना है वो ये क्यों चुकाएगी भाई? ठीक है, वो बोले मेरे पास ऐसी पावर्स है कि चुका देंगे। अरे नहीं भाई, शक होना चाहिए था इरेगुलरिटी का। ही कैनॉट टेक दी बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये नेग्लिजेंटली बिहेव किया है, इसको भी इरेगुलरिटी के सस्पिशन पे काम करना है। अच्छा है तेरे पास पावर तो ला दिखा मेरे को, ठीक है? फालतू में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मतलब नेग्लिजेंटली बिहेव करने वालों को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पनिश करती है, फायदा नहीं देती है। तो आइए इस पॉइंट को पढ़ना चालू करते हैं, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी को। कहाँ गई खुशबू? हाँ सर. The doctrine in no way rewards those who behave negligently, where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business. It is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. स्टॉप सर। बार बार मैंने वर्ड नेग्लिजेंटली यूज किया कि सर जो लोग नेग्लिजेंटली बिहेव करते हैं, ये डॉक्ट्रिन उनको रिवार्ड करने से मना कर देती है आउटसाइडर्स को। ठीक है, द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवार्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। जो नेग्लिजेंटली बिहेव करते हैं उनको रिवार्ड नहीं करती है ये, कि वो अपने फेवर में यूज नहीं ले सकते हैं। सर जो भी बंदा कंपनी से डील करने के लिए आया है, ठीक है, उसको प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए, जहां पर भी ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनरी वे में नहीं लगते हो, जैसे कि वेयर द ट्रांजैक्शन इज अनयूजुअल। अनयूजुअल, अरे यार अकाउंटेंट को थोड़ी ना हम परमिशन देंगे अपनी कंपनी की जमीन बेचने का, या फिर कंपनी में एक में डायरेक्टर है तो दूसरे से उसको क्रेडिटर्स को पैसा चुकवा देगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सब ऑर्डिनरी कोर्स में जहां पर ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा है, वहां पर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, इरेगुलरिटी होना चाहिए, इरेगुलरिटी जहां पर भी है सस्पिशन होना चाहिए, और जब सस्पिशन होना चाहिए तो फिर इंक्वायरी करनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़। The protection of the token rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority. Where, for example, as in the case of Anand Bihari Lal versus the insurance company, the plaintiff accepted a transfer of a company's property from its accountant. The transfer was held void. The plaintiff could not have supposed, in absence of a power of attorney, that the accountant had authority to effect transfer of the company property. भाई शक होना चाहिए था, शक ही नहीं हो रहा है, तो फिर यार अपनी मर्जी से कैसे कि हाँ ये बोल रहा है तो सच होगा? तुमको सस्पिशन होना चाहिए था। नॉर्मली इस तरीके से अकाउंटेंट को पावर्स नहीं दी जाती हैं, तो तुम सस्पिशन को पूरा करने के लिए, चेक करने के लिए क्या कर सकते थे? डॉक्यूमेंट्स मांग सकते थे, पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा तेरे को पावर दी है बेचने की, ला पावर ऑफ अटॉर्नी ला। ठीक है, तो वो नहीं किया तो ना ना, you have behaved negligently, you cannot take the advantage of doctrine of indoor management. Similarly, in Houghton and Company versus Northern Lowy and Wills Limited, पढ़ हुई। Where a person holding directorship in two companies agreed to apply the money of one company in payment of the debt to the other, the court said that it was something so unusual that the plaintiff were put upon inquiry to ascertain whether the persons making the contract had any authority in fact to make it. Any other rule would place limited companies, without any sufficient reasons for doing so, at the mercy of any servant or agent who should purport to contract on their behalf. ठीक है, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज या जिस तरीके से समझाया हुआ उसकी बजाय नटशेल में ये समझो कि सर एक ही आदमी दो अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर्स था। ठीक है, तो सर ही डायरेक्टरशिप इन टू कंपनीज, ही एग्रीड टू अप्लाई द मनी ऑफ वन कंपनी इन पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द अदर। दिस इज सो अनयूजुअल एंड सो इराटिक एंड पैथेटिक कि ये सोचना भी है ना समझ में नहीं आता है, तो करना तो कितना ही वाहियात होगा। तो इसलिए कहने का मतलब
दैट ऐसे ये सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी होना चाहिए था। ये सब इस आप ऐसे मान के आगे बढ़ रहे हो तो फिर आप एज एन आउटसाइडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 3 केसेस 3 एक्सेप्शन याद रखना। एग्जाम के क्वेश्चन है कि सर जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं लिया जा सकता है, पहला है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ठीक है, दोनों केसेस ध्यान रखना, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनचो एंड ह्यूटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड, और फॉर्जरी रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट टर्क एंड रूल। टर्क एंड रूल कौन से केस से आया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क एंड कौन था? हु वाज टर्क एंड कौन था? जिया बोरा घर पहुंची या नहीं पहुंची? हाँ सर, मैं पहुंची। मैं बस आईपैड में कनेक्ट कर रही हूँ, फिर करती हूँ वीडियो। अच्छा, मुझे लगा सर मैं पहुंच गई, बस मैं खाना ही खा रही हूँ सर, थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कर लो। ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा ठीक है। जश शाह, टर्कवेंट कौन था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट में? क्या याद नहीं है यार? क्या याद नहीं? नहीं तू याद कर, बादाम खा, तेरी मम्मी को बोलूंगा तेरे को सवेरे 4 बजे उठा के है ना बादाम का हलवा बना के खिलाएगी, फिर याद रहने लगेगा तेरे को। हाँ, याद नहीं है? टर्कवेंट वॉज द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही थी उसका लिक्विडेटर था, उसके पास लोगों को अपना डेट लेके आना था और उसको एसेट्स इकट्ठी करके लिक्विडेट करके लोगों को चुकाना था। यही तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का रोल होता है। तो सर रॉयल ब्रिटिश बैंक लेके आया ना कि मेरे भी 2000 पाउंड का बॉन्ड कंपनी ने दिया हुआ है, तो वो टर्कवेंट अड़ गया कि नहीं मैं तो इसे सही मानता ही नहीं हूं, मैं तो इसे सही नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके इशू किया ही नहीं गया है। अब वो कहे सर हमें क्या पता अंदर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है नहीं, हम तो मान के चलेंगे ना, ये कोई पब्लिक पार्लांस में थोड़ी ना आया हुआ था। इसलिए बात समझे? तो टर्कवेंट वॉज द ऑफिशियल लिक्विडेटर। देख, लिखेगा नहीं रोज, पढ़ेगा नहीं रोज, तो मेहनत काहे कर रहे हैं यार बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपना ये जो है ना, क्या नाम है, ये तो पूरा हो गया। जो कंपनीज एक्ट का मेन टेक्स्ट पोर्शन था ना वो तो पूरा हो गया। अपना नीचे समरी दी हुई है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी समरी है। दिस देयर विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब अपने को है ना क्वेश्चन आंसर्स करना है। कितने लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स का जो मैंने कल क्वेश्चन बैंक भेजा था वो देखना स्टार्ट किया, और कितने क्वेश्चंस किए हैं बताओ मेरे को? कितने क्वेश्चंस किए हैं बताओ? 3 4 5 पेज किए हैं। श्रेया कर्नावट कितना देखा बेटा? 6 पेजेस देखे थे। वेरी गुड। जश शाह कितना देखा? जश शाह कितना देखा बता? दर्श जैन, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये तुम्हारे मार्क्स लाने की जान है। जान जान मतलब समझता है? ये करेगा ना तो समझ में आएगा होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों पहले खुद को पढ़ के आने का बोल रहा हूँ, दिमाग चलाओ अपना। मैं तो करा दूंगा, कितने पेज का है? 80 पेज का डॉक्यूमेंट है ये, मैं तो बनाया ही इसीलिए कि मैं करा दूंगा। ठीक है, पर तुम कैसे करोगे ये बताओ? तुम कैसे करोगे बताओ? है ना, जब तक दिमाग खुद का नहीं चलेगा। बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? खुशबू, खुशबू, सर मैंने पहले के 2-3 क्वेश्चंस ही देखे हैं। ठीक है। श्रेया बियानी, सर बियानी मैंने भी 2-3 क्वेश्चन से देखे। मतलब 80 में से 2 3 पेज देखे हैं, मतलब हमने 5% के आसपास देखा है, यही बोल रहे हो? ठीक है, मैं जब काम दे रहा हूँ देख, अपने पास अभी आधा घंटा है आज की क्लास का, वो वेस्ट हो जाएगा। कारण पता है क्यों? क्योंकि मैं आज फिर क्लास आगे लूंगा ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। चलिए, मैं आज की क्लास यही वाइंड अप कर रहा हूँ, और जानबूझ के कर रहा हूँ। रीजन बीइंग वेरी सिंपल,
मैं कल भी क्लास नहीं लूंगा, मुझे ये कम से कम 40 पेजेस इसके, एटलीस्ट 40 पेजेस मंडे की क्लास से पहले चाहिए। ठीक है, 2 घंटे 2-3 घंटे आज के मिल जाएंगे, कल का पूरा दिन मिल जाएगा, परसों भी आप 2-3 घंटे निकाल सकते हो। सो आई वॉन्ट एटलीस्ट हाफ, जो पूरा कर सकता है वो पूरा कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, देखना ही तो है, स्क्रॉल ही तो करना है। कम से कम हाफ आप करके आएंगे मंडे की क्लास से पहले, और आप अपने डाउट्स पूछेंगे उसमें से। ठीक है, और जिसने क्वेश्चन बैंक ढंग से कर लिया ना बेटा, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं उसी में से मिलेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के ही पास्ट पेपर्स से बनाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट के ही मॉक टेस्ट पेपर से बनाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट के ही आरटीपी से बनाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन पेपर से बनाए हुए हैं, और इधर उधर से क्वेश्चंस बहुत सारे राइटर्स होते हैं उनसे, उनकी बुक्स को उठा के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कोई जगह छोड़ी नहीं है जिधर से नहीं बनाए हुए हो। तो इसके बाहर ही आ जाए तो फिर तो सर ने आपको पढ़ाया भी है कि दिमाग कैसे चलाने का है, कैसे आंसर करने का है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। तो एक ये कर लोगे ना तो सक्सेस के चांसेस अच्छे रहेंगे। इसलिए आई होप मंडे को 8:30 में क्लास रखूंगा। मंडे की क्लास से, मंडे को 8:30 में रखूंगा, मंडे की क्लास से पहले एटलीस्ट 40 to 50 पेजेस करके आ जाना, ताकि 2 दिन में अपन इसको क्वेश्चन बैंक को खत्म कर सकें। बात समझ में आ गई? चलिए, आज अभी सीट से उठोगे नहीं और इसको करना स्टार्ट करोगे। और जिसने नोट्स नहीं भेजे हैं, पहले तो वो नोट्स भेजेंगे मेरे को। कर्नावट, अभी तू भेजेगी सबसे पहले, बाकी सब जने भी नोट्स भेजेंगे, और क्वेश्चन बैंक कर लो भैया। ठीक है, चलो मंडे 8:30। सर हाँ मेरे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डाउट है। हाँ ठीक है, जिसको डाउट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो रुके, बाकी जा सकते हैं।